हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम करेंगे 7th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 3 जो है दिल्ली सुल्तान्स का पार्ट 3। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्या देखा था कि जो दिल्ली सुल्तान्स थे ना वो क्या कर रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, कैसे कैसे उन्होंने इंटरलैंड पर कंट्रोल किया ही हमने पिछली वीडियो में देखा। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मस्जिद। अब देखो जो दिल्ली सुल्तान्स थे वो हमारे कंट्री के तो थे नहीं, यानी कि वो हमारे कंट्री के बाहर के थे। तो उन्होंने क्या किया, मस्जिदें बनाना शुरू कर दी। ठीक है, जैसे कि जो हमारे हिंदू रूलर्स थे ना उन्होंने क्या किया था, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था चोलास के बारे में। उसमें से जो राजा थे, राजा और राजेंद्र चोला थे, उन्होंने क्या किया था, तंजावुर में टेम्पल्स बनवाए थे। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने भी, टेम्पल्स बनवाए थे। तो फिर दिल्ली सुल्तान्स ने क्या किया, मस्जिदें बनवाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। मोस्क का क्या मतलब होता है, मस्जिद। ठीक है, वो इंग्लिश में मोस्क कहते हैं और जो ये मस्जिद है ना ये पर्शियन वर्ड है। ठीक है, अब देखो ये जो इमेज है ना ये क्या है, मस्जिद की इमेज है। ठीक है, अब देखो मस्जिद क्या होता है ये देखते हैं। एक ऐसा स्थान यानी कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर सभी लोग बैठकर क्या करते हैं, अपने अल्लाह से पूजा करते हैं, यानी कि दुआएं मांगते हैं। यानी कि सभी लोग एक साथ बैठकर अपने अल्लाह से जो दुआएं मांगते हैं ना वो प्लेस। ठीक है, उसको क्या कहा गया, मस्जिद। ठीक है, अब देखो क्या होता था, एक कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क होती थी, यानी किसी फ्राइडे मॉस्क भी कहा जाता था। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मेन मॉस्क होती थी ना उसमें फ्राइडे के दिन सभी एक साथ बैठकर क्या करते थे, अल्लाह से दुआएं मांगते थे। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, जामा मस्जिद या फिर मस्जिद जामी। ठीक है, इसलिए इसको कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क कहा गया है। ठीक है, क्योंकि सभी एक साथ बैठकर क्या करते थे, अल्लाह से दुआएं मांगते थे, यानी कि नमाज पढ़ते थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि नमाज क्या होती है। देखो जब जो मुस्लिम्स होते हैं, जो इस्लामिक धर्म है, उसमें जब लोग पूजा पाठ करते हैं तो फिर क्या करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, यानी कि जो अपने भगवान से जो दुआएं मांगते हैं ना उसको क्या बोला गया, नमाज। ठीक है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है, क्या कर रहे हैं ये, अल्लाह से अपनी दुआएं मांग रहे हैं। ठीक है, कैसे देखो अलग अलग धर्मों का अलग अलग तरीका होता है पूजा पाठ करने का, दुआएं मांगने का। अब देखो जो हिंदू धर्म है उसमें क्या करते हैं, लोग अपने हाथ को जोड़कर शीश झुकाकर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठीक है, अब देखो जो मुस्लिम धर्म है इसमें क्या करते हैं, अपने हाथों को फैलाकर क्या करते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। ठीक है, जैसे कि अब देखो जैसे कि हमारा हिंदू धर्म है उसमें क्या होते हैं, जो सारे रिचुअल्स परफॉर्म करता है, यानी कि जो सारे यज्ञ वगैरह करवाता है, पूजा पाठ वगैरह करवाता है, उसको क्या बोलते हैं, पुजारी, यानी कि प्रीस्ट। ठीक है, तो लेकिन जो वो ये इस्लामिक धर्म था, यानी कि जो मुस्लिम्स थे ना उसमें उसको क्या बोला गया, इमाम। यानी कि जो इमाम होता था ना वो क्या करता था, सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करता था। ठीक है, और जैसे कि क्रिश्चियन धर्म है हमारा, जैसे कि क्रिश्चियन धर्म होता है उसमें क्या होते हैं, फादर होते हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो जो ये इमेज है ना ये किसकी है, इमाम की। ठीक है, अब देखो इमाम क्या करते थे, ऐसे ही जैसे कि हमारे प्रीस्ट होते हैं वो प्रवचन देते हैं, कथाएं सुनाते हैं, ऐसे ही क्या करते थे, इमाम भी क्या करते थे, सरमन देते थे, यानी कि लेक्चर देते थे। ठीक है, तो जो सरमन होता था ना उसको क्या बोलते थे, खुतबा। ठीक है, सरमन को क्या बोला जाता था, खुतबा। अब जो मुस्लिम थे ना, जो मुस्लिम थे जब ये नमाज पढ़ते थे, यानी कि जो अल्लाह से अपनी दुआएं मांगते थे या प्रेयर करते थे, तब क्या करते थे, ये वेस्ट की तरफ मुंह करते थे। जो हमारे यहाँ में मुसलमान रहते हैं वो अपनी पूजा के वो अपने प्रेयर के दौरान वेस्ट की तरफ मुंह करते हैं। अब देखो वेस्ट की तरफ मुंह क्यों करते हैं, तो जो ये वेस्ट की तरफ मुंह करते हैं इसी को क्या कहा गया, किबला। ठीक है, वेस्ट की तरफ मुंह क्यों करते हैं, क्योंकि वेस्ट में क्या है, मक्का, यानी कि ठीक है मक्का, क्योंकि वेस्ट की तरफ क्या है, मक्का। अब देखो मक्का को मैप से समझ लेते हैं एक बार। देखो ये जो है ना, देखो यहाँ पर क्या है, मक्का, और ये क्या है, अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर। इसी के राइट साइड में क्या है, इंडिया। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, अगर जो इंडिया में मुसलमान रहेंगे उनकी तो लेफ्ट में ही पड़ेगा मक्का, यानी कि उनके तो वेस्ट में ही पड़ेगा मक्का। तो इसलिए क्या करते थे, वो वेस्ट की तरफ मुंह करते थे। ठीक है, जैसे कि हिंदू धर्म में होता है ना कि चारों धाम की यात्राएं होते हैं, तीर्थ होते हैं, तो ऐसे लगा लो कि ये मुस्लिम धर्म है, इस्लामिक धर्म है, उसका क्या है, ये तीर्थ है एक तरह से। ठीक है, तो क्या करते थे, वेस्ट की तरफ मुंह करते थे। जब ये तभी अपने प्रेयर करते थे ना तो क्या करते थे, वेस्ट की तरफ मुंह करते थे, और इसको क्या बोला गया, किबला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने क्या किया, अनेकों
मॉस्क बना दिया, यानी कि अनेकों मस्जिदें बनवा दी। ठीक है, देखो जैसे कि जो हिंदू रूलर्स थे, जैसे कि चोलास में रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया था, टेम्पल्स बनवाए थे जगह जगह। क्यों टेम्पल्स बनवाए थे? यानी कि अपने पावर को शो करने के लिए कि हम इतने पावरफुल है, इतने ताकतवर है। ठीक है, सुल्तान ने क्या किया, मॉस्क बनवाए अलग अलग जगह पर। ठीक है, इन्होंने भी अपने पावर को शो करने के लिए, यानी कि वो मानते थे कि अगर हम मस्जिदें बनवा देंगे ना तो लोगों में ये विश्वास पैदा हो जाएगा हमारे लिए कि ये हमारे रक्षक हैं, यानी कि हमारे संरक्षक हैं और ये हमारे धर्म को और हमको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम मस्जिदें बनवाएंगे तो जो मुस्लिम्स हैं, यानी कि जो इस्लाम धर्म के हैं, वो क्या करेंगे, इनसे जुड़ेंगे। ठीक है, यानी कि इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। कांग्रेगेशनल मॉस्क थी, उसमें क्या था, सभी लोग एक साथ बैठकर क्या करते थे, प्रेयर करते थे। तो फिर इससे क्या हो गया, ये सभी लोगों को एक साथ लाने का एक तरीका था, यानी कि टुगेदरनेस डेवलप करने का तरीका था। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, सेंस ऑफ कम्युनिटी आ जाएगी उनमें। ठीक, टॉपिक देखते हैं अभी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशंस एंड कंसोलिडेशंस अंडर द खिलजी एंड तुगलक्स। हमने जो पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें क्या देखा था कि जो दिल्ली सुल्तान थे ना, उन्होंने कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया था। कैसे शुरू किया था उन्होंने, क्या था, दिल्ली सुल्तान कहाँ रहते थे, गैरिसन टाउन्स में रहते थे, और जो गैरिसन टाउन्स के आसपास का जो एरिया था ना, उसको क्या बोला गया, हिंटरलैंड्स। तो फिर कैसे कंसोलिडेट किया था उन्होंने क्या किया था, हिंटरलैंड्स को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था, उनको भी अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे उन्होंने क्या किया, सभी जो गैरिसन टाउन्स थे ना, उनको एकजुट करने की कोशिश की थी। ठीक है, इसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो देखते हैं, रोल्स ऑफ स्लेव्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि जो स्लेव्स होते हैं, जो गुलाम होते हैं, उनका क्या रोल है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखो जो दिल्ली सुल्तान थे, उनको अपनी सल्तनत चलाने के लिए और अपनी सल्तनत को एक्सपेंड करने के लिए तो गवर्नर्स की तो आवश्यकता होती ही होगी, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, यानी जो प्रशासनिक कार्य को देखते हैं, उनकी भी आवश्यकता होगी। तो वो सोच रहे हैं कि गवर्नर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स किसको बनाया जाए। ठीक है, तो देखो जो एरिस्टोक्रेट होते थे, एरिस्टोक्रेट कौन होते हैं, जो राज परिवार से थे, यानी कि जो दिल्ली सुल्तान के रिश्तेदार होते थे वो, और दूसरे क्या है, जो लैंडलॉर्ड थे, यानी कि जो सामंत थे ना, उनको तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नर नहीं बनाया। ठीक है, आया ये सोचने की बात हो गई। देखो किसने बनाया, फिर जो दिल्ली सुल्तान थे ना, इल्तुतमिश, यानी कि जो रजिया सुल्तान थी ना, उसके फादर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो स्लेव्स थे, यानी कि जो गुलाम थे ना, उनको क्या किया, उसने अलग अलग ऑफिस दे दिए, यानी कि उन्होंने क्या, उनको गवर्नर बना दिया। ठीक है, जो स्लेव्स होते थे ना, उनको उसने पावर दे दी। तो देखो ये इल्तुतमिश थे ना, ये कौन सी डायनेस्टी के थे, स्लेव डायनेस्टी के। तो उसमें क्या थे, जो स्लेव्स होते थे ना, वो सुल्तान बनते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, स्लेव्स को एक इम्पोर्टेंस दी, यानी कि उन्होंने स्लेव्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। ठीक है, उस स्लेव को क्या कहा गया, बंदागन। ठीक, देखो उस टाइम पर क्या होता था, जो स्लेव्स होते थे ना, उनको खरीदा जाता था। ठीक है, यानी कि मान लो कि इल्तुतमिश ने किसी स्लेव को खरीद लिया, तो क्या करेगा, उसको मिलिट्री सर्विस भी प्रोवाइड करेगा। यानी कि मान लो कि इल्तुतमिश कहीं मिलिट्री कैंपेन पर जा रहा है, यानी कि किसी से युद्ध कर रहा है, तो क्या करेगा, स्लेव उसकी उस युद्ध में सहायता करेगा, ऐसे। ठीक है, थे किसके ऊपर निर्भर हो गई, सुल्तान या फिर यानी कि जिसने उसको खरीदा है, उसको क्या बोला गया, मास्टर। ठीक है, सुल्तान को भी अपने स्लेव पर पूरा विश्वास करना होगा। ठीक है, सबसे पहले स्लेव को इतनी इंपॉर्टेंस किसने दी थी, इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब देखो जो खिलजी या फिर जो तुगलक थी, यानी कि जो खिलजी डायनेस्टी थी, जो तुगलक डायनेस्टी थी, उसके जो सुल्तान थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी इस पॉलिसी को आजारी रखा। कौन सी पॉलिसी को, स्लेव्स को, जिसको क्या कहा जाता था, बंदागन। ठीक है, उन्होंने भी जो गुलाम होते थे ना, उनको इम्पोर्टेंट पोजीशन देती थी उन्होंने, यानी कि उनको गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया उन्होंने। ठीक है, अलग अलग स्लेव्स होते थे जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। ठीक है, मान लो कि जो इल्तुतमिश के स्लेव हैं और जो उसकी बेटी रजिया सुल्तान की स्लेव हैं, जो इल्तुतमिश के स्लेव हैं, अगर इल्तुतमिश के मर जाता है तो इल्तुतमिश के स्लेव उसकी बात तो नहीं मानेंगे, वो तो सिर्फ अपने मास्टर की या फिर जो अपने सुल्तान था जिसने उसको खरीदा था, बस उसी की बात मानेंगे। वैसे क्या हो गया, जो सुल्तान होता था ना, उसके जो स्लेव्स होते थे, अगर सुल्तान की मौत के बाद अगर दूसरा सुल्तान आ गया ना, तो वो उसकी बातें नहीं मानते थे। तो इससे क्या हुआ, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, यानी कि उथल पुथल मच गई ऐसे। तो ठीक है, यानी कि जो मान लो कि किसी सुल्तान की मौत हो जाती है, तो फिर वो अगला सुल्तान आता है नया, फिर उसकी बातें नहीं मानते, तो उनमें क्या होता है, विद्रोह कर देते हैं वो। ठीक है, अब देखो जो स्लेव्स थे, जो स्लेव या फिर जो क्लाइंट भी क्या होते हैं, जो परचेज किए जाते हैं, यानी कि जो खरीदे जाते हैं, उसको भी क्लाइंट या फिर स्लेव एक ही चीज हो गई। ठीक है, क्या थे, लॉयल थे, यानी कि वो फादर थे किसको, अपने जो मास्टर थे, यानी कि जो उसके जिसको उन्होंने शरण दी है, पैट्रोनेज किया है उसका, या फिर जो जिसको उसने खरीदा है ना,
जिन्होंने उसको खरीदा है उसको क्या थे, वो लॉयल थे उसकी तरफ, ठीक है। बट नॉट टू द हायर्स, इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि उसकी डेथ के बाद जो नया सुल्तान बनेगा ना, उसके लिए वो उसके लिए लॉयल नहीं थे, यानी कि उसके लिए वफादार नहीं थे, ठीक है। जो नया सुल्तान था उसके अलग स्लेव होंगे, यानी कि जो सुल्तान थे ना उनके अलग अलग स्लेव्स होते थे, ठीक है। तो उनका क्या हो गया, रिबेलियन हो गया, यानी कि विद्रोह हो गया, ठीक है। इसी कारण क्या हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी। तो क्या हो गया, जो नए और पुराने जो नए और पुराने स्लेव्स थे ना, उनमें क्या हो गया, विद्रोह हो गया, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट हो गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो जो ये सिस्टम था, जो ये तो तुम्हें चलाया, कौन सा सिस्टम, यानी कि स्लेव्स को क्या कर दो, गवर्नर बना दो, एडमिनिस्ट्रेटर्स बना दो। देखा था कि जो तवारीख के ऑथर थे वो क्या चाहते थे, वो ये नहीं चाहते थे कि जो स्लेव्स होते हैं उनको सुल्तान का दर्जा दिया जाए, ठीक है। यानी कि वो चाहते थे कि सुल्तान वही बनेगा जो राज परिवार से होगा, या फिर जो उसके या फिर सुल्तान के रिश्तेदार वगैरह होंगे, ठीक है। वही क्या बोल सकता है, सुल्तान। वो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी स्लेव से सुल्तान बन जाए, यानी कि कोई लो ग्रेड का सुल्तान बन जाए, ठीक है, ऐसा नहीं चाहते थे, ठीक है। थे कि जो अपर क्लास के लोग हैं ना वही सुल्तान बने, यानी कि जो सुल्तान के परिवार से, यानी कि जो सुल्तान के परिवार से है, फिर उसके रिश्तेदार है, वही सुल्तान बने, यानी कि ये है हेरिडिटरी होना चाहिए, ठीक है। कि सुल्तान के बाद सुल्तान कौन बनेगा, सुल्तान के बाद उसका बेटा ही सुल्तान बनेगा, ऐसा होना चाहिए, वो ये मानते थे। वो ये नहीं मानते थे कि किसी भी लोअर का ग्रेड को आप क्या बना दो, सुल्तान, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इक्तास सिस्टम एंड टैक्सेस, ठीक है। चलो देखते हैं, चलिए समझते हैं। मान लो कि ये क्या है, एक किंगडम है, ठीक है। अभी देखो ये छोटे छोटे क्या रहे हैं, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया किंगडम को, यानी कि जैसे कि हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है ना, वैसे क्या किया गया, किंगडम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है क्या हो गया, किंगडम, ठीक है। और जो छोटे छोटे सर्कल्स बने हुए ना, ये क्या हो गए, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई। जैसे कि इंडिया में भी अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड है ना, वैसे क्या हो गए, अलग अलग एरिया में डिवाइड हो गए, छोटे छोटे एरिया में। तो फिर जो छोटे छोटे एरियाज थे इनको क्या बोला गया, इक्ता, ठीक है। इनको क्या कहा गया, इक्ताज, यानी कि ये जो लैंड है ना, इसको क्या बोला गया, इक्ताज, ठीक है। और जो इस लैंड की, यानी कि जो इक्ताज की देख रेख करते थे, यानी उसको क्या बोला गया, इक्तादार या फिर मुफ्तीज, यानी कि जो इक्ताज के लैंड होल्डर्स थे ना, उनको क्या बोला गया, इक्तादार या फिर मुफ्तीज। इन इक्तादार का क्या कार्य होता था, कि वहीं पर रेवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है। ये जो इक्तादार और मुफ्तीज होते थे ना, इनको सुल्तान वहां का गवर्नर बना देता था, ठीक है। आगे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि जो एक इक्तादार थे या फिर जो मुफ्तीज थे, इनकी क्या क्या ड्यूटी होती थी। इनको एक एरिया तो दे दिया संभालने के लिए, पर वहां पर क्या क्या काम करना पड़ता था इनको, वो दिखते हैं, ठीक है। मान लो कि इन हुई तो तुम्हें सीनियर अपॉइंट किया है, किसी एकता का इन्होंने इक्तादार बना दिया किसी को, तो फिर वो क्या चाहते थे, मान लो कि इसको गुजरात या फिर राजस्थान पर अटैक करना है, तो फिर ये क्या चाहते थे उनसे, कि वो भी उस युद्ध में उनकी सहायता करे, यानी कि मिलिट्री कैंपेन्स करे, यानी कि उनके साथ मिलिट्री कैंपेन्स करे, यानी कि उनको युद्ध में सपोर्ट करे, ठीक है। और क्या था, अपने जो इक्तास थे ना, उनमें क्या करे, रूल एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे, यानी कि वहां पर अलग अलग रूल बनाए, अलग अलग ऑर्डर बनाए, वहां पर उनको मेंटेन करे, ठीक है। अब इक्तादार को क्या क्या पावर दी गई, कि वो जहाँ पर जो एरिया था ना, जहाँ के वो इक्तादार थे, उस पर क्या कर सकता है, वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है, ठीक है, यानी कि कर इकट्ठा कर सकता है वहां पर। और इसके लिए उनको सैलरी भी दी जाती थी। अब देखो सैलरी क्यों दी जाती थी, क्योंकि वो क्या करते थे, युद्ध में सुल्तान की मदद करते थे ना, इसलिए उनको सैलरी दी जाती थी, क्या। अब देखो जो सैलरीज होती थी ना, ये भी उसी रेवेन्यू में से दी जाती थी, यानी कि सुल्तान इनसे कहता था कि जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट हो ना, जितना भी रेवेन्यू मिले तुमको से, अब कुछ पार्ट, यानी कि कुछ पार्ट अपनी सैलरी के लिए रखकर और सारा मुझे दे देना। अब देखो जो मुफ्तीज या फिर जो इक़्तिदार थे, उनको कंट्रोल करना तो जरूरी हो गया है। अब देखो क्यों जरूरी हो गया था, कि सुल्तान को क्या पता कि कितना रेवेन्यू इकट्ठा होता है, सुल्तान को क्या पता कि कितना रेवेन्यू मिलता है इक़्तिदार को। फिर उनके पास वो अपनी सैलरी का कितना हिस्सा अपने लिए बचा रहे हैं, कितना हिस्सा मुझको दे रहे हैं, तो फिर किसी लिए क्या हो गया, उन पर कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक। अगर किसी इक़्तिदार की मौत हो जाती है तो उसके बाद उसका बेटा इक़्तिदार नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर क्या था, ये इनहेरिटेबल था। जो इक़्तिदार होते थे ना, उसको एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए किसी इक़्तिदार का हेड बनाया जाता था,
ठीक है, यानी कि 2-3 साल हो गए, 4-5 साल के लिए बना दिया किसी इक़्तिदार को, इक़्ता का हेड। तो फिर ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि अगर मान लो कि वो सुल्तान से ज़्यादा पावरफुल हो गए, उन्होंने अपनी आर्मी बना ली, तो फिर वो सुल्तान से क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे और फिर अपने आप को डिपेंडेंट बना लेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या क्या जरूरी हो गया, उन पर कंट्रोल करना आवश्यक हो गया। अब देखो, जो पीरियड था अलाउद्दीन खिलजी या फिर जो मोहम्मद बिन तुगलक वाला जो पीरियड था, उसमें क्या हो गया, ये ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। तो वो स्ट्रिक्ट हो गए थे, इक़्तिदार के लिए स्ट्रिक्ट हो गए ज्यादा। अब देखो क्या कर दिया इन्होंने, जो अकाउंटेंट अपॉइंट कर दिए, यानी कि अकाउंटेंट लगा दिए किस पर। और अकाउंटेंट का क्या काम होता था कि वो इक़्तिदार और मुफ्तीज पर नजर रखे, यानी कि वो ये देखे कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि कितनी अमाउंट मिलती है उसको, यानी कि जो इक़्तिदार है वो कितनी अमाउंट को कलेक्ट करते हैं। इसलिए क्या किया गया, एक स्पेशल अकाउंटेंट्स लगा दिए, ठीक है, और वो सुल्तान के लिए काम करते थे। अब जो इक़्तिदार या फिर जो मुफ्तीज थे उन पर नजर रखी गई, जो अकाउंटेंट्स के द्वारा, कि उनके पास कितना टैक्स आता है, कितनी अमाउंट वो खुद की सैलरी के लिए रखते हैं और कितनी अमाउंट वो सुल्तान को देते हैं। और इक़्तिदार को क्या कहा गया कि वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ सोल्जर्स रखें, यानी कि लिमिटेड आर्मी रखें। ऐसे नहीं है कि वो अपनी बहुत बढ़िया कर दे अपनी और फिर कहीं सुल्तान से विद्रोह ना कर दे। तो इसलिए उनको क्या कहा गया है कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ सोल्जर्स रखेंगे। अब देखो, सोल्जर्स तो उनके लिए आवश्यक थे, क्योंकि मान लो कि सुल्तान को कहीं मिलिट्री कैंपिंग करनी पड़ जाए, यानी कि कोई युद्ध करना पड़ जाए, तो उनको उनकी हेल्प लगेगी इसमें। नेक्स्ट देखते हैं टैक्सेस। अब देखो, जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, हिंटरलैंड पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, यानी कि हिंटरलैंड्स को भी अपने कब्जे में ले लिया। जो अब हिंटरलैंड्स के सामंत या फिर जो लैंड ओनर्स है ना, मानने के लिए फोर्स किया उन्होंने, ठीक है। सामंत या फिर जो रिच लैंड होल्डर्स होते थे ना, इनका क्या काम होता था, टैक्स इकट्ठा करना, किसी एरिया पर टैक्स इकट्ठा करना। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी थे ना, उन्होंने क्या कर दिया, इस काम को बंद कर दिया, यानी कि जो टैक्स इकट्ठा करने का काम है वो उसने अपने अंडर ले लिया, यानी कि टैक्स इकट्ठा करने का कार्य किसके अंडर हो गया, अलाउद्दीन खिलजी के। अब इनको सामंत या फिर रिच लैंड लॉर्ड्स को टैक्स इकट्ठा नहीं करने दिया जाता था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, फोर्स किया, जो सामंत या फिर जो लैंड हो या फिर जो चिफिशियंस होते थे उनको क्या किया, फोर्स किया, उनको भी टैक्स देना पड़ता था। पहले तो देखो क्या हो गया, पहले तो सामंत या फिर जो चिफिशियंस होते थे वो क्या करते थे, टैक्स को इकट्ठा करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर क्या हो गया, उनको भी टैक्स देने पर फोर्स किया गया, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता था कि जो ये लैंडलॉर्ड्स या फिर जो चिफिशियंस थे ना, उनको टैक्स इकट्ठा करने दिया जाता था, ठीक है। 3 तरह के टैक्सेस थे, ठीक है। फर्स्ट 3 तरह के टैक्सेस है, उनको देख लेते हैं एक बार। जो पहला टैक्स था वो था खराज। खराज किस चीज पर लिया जाता था, ऑन कल्टीवेशन, यानी खेती पर क्या टैक्स लिया जाता था, खराज, ठीक है। और ये कैसे लिया जाता था, जितना भी पीजेंट्स का प्रोड्यूस हो, यानी कि मान लो कि किसी किसान के खेत पर 100 क्विंटल गेहूं होते हैं, तो फिर उसमें से क्या होगा, 50%, यानी कि उसमें से आधा भाग किसका हो जाएगा, सुल्तान का, और जो बाकी का बच गया वो पीजेंट्स रखेंगे, ठीक है। यानी कि जितना भी प्रोड्यूस होता था ना, उसका 50% सुल्तान ले लिया करता था एज ए टैक्स। और जो दूसरा टैक्स था वो था ऑन कैटल्स, यानी कि अगर आप पशु भी रखते हो ना, गाय भैंस पालते हो, तो उस पर भी क्या होता था, टैक्स होता था, ठीक है। और जो नेक्स्ट टैक्स है वो हमारा क्या है, ऑन हाउसेस, यानी कि घरों पर भी टैक्स होता था, यानी कि जिसका जितना बड़ा घर उससे उतने पैसे ले लिए जाते थे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।